हम आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 11 लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको क्वांटम संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल करना बताएंगे। देखिए, क्वांटम संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। इस तरह का आप एक चार्ट बनाएंगे और एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, इससे प्रश्न आते हैं। देखिए, इस तरह का एक चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट में सबसे पहले लिखेंगे कोश। देखिए, जो कोश होते हैं, कोशों की संख्या को मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हैं, तो स्मॉल n। इसके बाद दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं उपकोश। उपकोश की संख्या व उसके आकार को दिगंशी क्वांटम संख्या s बताती है, इसे हम स्मॉल l से लिखते हैं, तो उपकोश में स्मॉल l। इसके बाद तीसरा जो कॉलम है उसमें हम लिखते हैं कक्षक। कक्षकों की संख्या व उनकी आकृति को चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m बताती है। तो इस प्रकार से स्मॉल n, स्मॉल l और स्मॉल m, इनके मान हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम और यहाँ भी उपकोश में हम 3 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले ये कॉलम लिखते हैं मान, यहाँ पर ये कॉलम मान का है और ये कॉलम उपकोश का है और ये कॉलम जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या का है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का है। इसी प्रकार से यहाँ पर डबल लाइन खींच देते हैं। ये इस तरह से हमने यहाँ पर डबल लाइन खींच दी और यहाँ पर भी ये अपनी डबल लाइन हो गई, ये ठीक है। ये कक्षकों में भी हम 2 कॉलम बनाते हैं, इसमें भी हम 2 कॉलम बनाते हैं। ये सबसे पहला कॉलम जो है ये व्यक्त करता है मान को। ये जो पहला कॉलम है ये व्यक्त करता है मान को और जो दूसरा कॉलम है वो व्यक्त करता है कक्षक को। इस प्रकार से इतना करने के बाद अब देखते हैं हम, सबसे पहले जब हम कोश की बात करें तो पहला कोश जिसके लिए n बराबर 1, यदि n बराबर 1 है तब उसमें कितने उपकोश होंगे या उसके लिए l का मान कितना होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि l का मान है वो 0 से लेकर के n-1 तक होता है। जो l का मान है वो 0 से लेकर के n-1 तक होता है। तो n बराबर 1 है। और दूसरी बात ये हमने बताई थी कि जो n के मान हैं वो बराबर होते हैं l के मान के। जितनी संख्या नंबर ऑफ n उतना ही नंबर ऑफ l होता है। यदि n बराबर 1 है तब l बराबर भी 1 ही होगा, अर्थात एक ही डिजिट होगी, तो एक मान होगा इसमें, मगर वो 0 के बराबर होगा। यदि n बराबर 1 है, अब यहाँ पे ये बात ज़रूर है, l ये जो है ये 0 के बराबर हो सकता है, l 0 के बराबर हो सकता है। तो यदि n बराबर 1 है तो l का केवल एक मान होता है 0, अर्थात 0 है तो कौन सा उपकोश होगा, s उपकोश में केवल एक ही कक्षक होता है और एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। यदि n बराबर 1 है तो l बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। l का मान क्या आएगा, 0 आएगा। l का मान क्या आएगा, 0 आएगा। उपकोश कौन सा होगा, s उपकोश होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। मान अब देखते हैं, यदि l, m के मान l पर डिपेंड करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ m का मान है ये -l 0 से लेकर के +l तक होता है। l के जो मान है -l से लेकर के 0 +l तक होते हैं और इनके कुल मान 2l + 1 होते हैं। तो मान अब हम देखें, यदि n बराबर 1 है, इसके मान l पर डिपेंड करते हैं। m के मान -l से लेकर के +l तक होते हैं। तो जब l बराबर कितना है, l का मान कितना आया, 0 आया। जब l का मान 0 है तो m का मान भी क्या होगा, -l से लेकर के l ही 0 है, m बराबर भी यहाँ पे 0 मान आएगा, अर्थात इसमें एक ही कक्षक होगा, s कक्षक भर, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये जान लीजिए कि n बराबर यदि 1 है तो l बराबर 0 होगा और m बराबर भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है। इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। ये
इसके बाद हम देखते हैं यदि n बराबर 2 है तब के लिए, यदि n बराबर 2 है तब क्या होगा, तब n बराबर 2 मान होंगे, क्योंकि n के मानों की संख्या l के मानों की संख्या के बराबर रहती है। यदि n बराबर 2 है तो 2 मान होंगे पर 0 सहित, 0 के बराबर यानी 0 सहित 0 सहित ये मान होते हैं। ठीक है, n के 2 मान होंगे। इसमें पहला मान कौन सा होगा, 0, और दूसरा मान 0 और 1। घटाने पर भी पहला मान 0 और दूसरा 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 0 और 1 होगा। उपकोष 0 के लिए s उपकोष और 1 के लिए कौन सा p उपकोष, अर्थात 0 1 जो 2 मान आते हैं तो s p इसमें दोनों उपकोष रहेंगे, s और p दोनों उपकोष रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 रह सकते हैं। 3 कक्षक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आगे बताए कैसे 3 कक्षक होते हैं, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए m के मान m के मान जो है l पर डिपेंड करते हैं। m के मान l पर डिपेंड करते हैं। l का मान कितना है, अंतिम मान को देखते हैं। l का अंतिम मान कितना है, 1 है। m का मान क्या हो जाएगा, 3 मान होंगे, एक तो -1, फिर 0 और फिर +1। ठीक है, m के 3 मान होंगे, अर्थात इसमें 3 कक्षक होंगे। -m माने कौन सा कक्षक, px, 0 माने कौन सा कक्षक, py, और +1 माने कौन सा कक्षक, pz। इन्हें ऐसे दिखा देते हैं 1 2 3। ये फर्स्ट के लिए px, सेकंड के लिए py, थर्ड के लिए pz, अर्थात -1 के लिए px, py के लिए 0 और pz के लिए +1। ठीक है, इसमें तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 2 4 2 6। इसके बाद इस प्रकार से दिखा सकते हैं इन्हें हम 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। जैसा हमने बताया कि p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे रहते हैं वो, px में 2, py में 2, pz में 2। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हमें पता n बराबर 1 है, l बराबर 0, m बराबर 0। ठीक है, यदि n बराबर 2 है, l बराबर 0 और 1 2 मान, और m बराबर -1 0 +1 3 मान। ठीक है, अब देखते हैं यदि n बराबर 3 है, n बराबर 3 है तब क्या होगा, तब इसके 3 मान ही आएंगे, है ना। n बराबर 3 है तो l के भी 3 मान होंगे, मगर 0 सहित होंगे, 0 1 और 2 3 मान हो जाते हैं, 0 1 2। अब 0 यानी s उपकोष, 1 यानी p उपकोष और 2 यानी d उपकोष। इसमें तीनों रहेंगे s p d उपकोष होते हैं। s में बता चुका हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 5 कक्षक होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं m के मानों को। m के मानों को कैसे देखेंगे, m के मान l पर डिपेंड करते हैं, -l से लेकर +l तक होते हैं। ठीक है, तो -l का जो मान ये 2 है, l का अंतिम मान 2 है, तो m का मान -2 -1 0 +1 और +2, ये 5 मान हो गए। -2 -1 0 +1 और +2, 5 मान हो गए। अर्थात इसमें ये 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनके नाम हैं dxy, dyz और dx² -y² और dxz, dxy dyz dxz और चौथा dx² -y², पांचवा dz²। तो इस प्रकार से यदि n बराबर 3 है तो m के ये मान होंगे और इनमें ये कक्षक होंगे। ये 5 कक्षक जो है इनमें 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद यदि n = 4 है, n = 4 है, अब n बराबर 4 है तो l बराबर क्या क्या होगा, कुल 4 ही मान होंगे मगर 0 सहित होंगे। पहला मान 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कुल 4 मान हो जाते हैं। 1 2 3 4 मान हो गए, है ना। यदि 0 है माने s उपकोष, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। इसमें चारों उपकोष होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। अब इसमें यदि हम देखें m के मान किस पर डिपेंड करते हैं, l पर। -l से लेकर +l तक होते हैं इनके मान। अंतिम कोष को देखते हैं, इसमें अंतिम l के मान को देखते हैं। अंतिम l का मान 3 है
तो इसमें रहेगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। इस प्रकार से 7 मान होते हैं। 3, 1 4 और 3 7 मान, अर्थात इसमें 7 कक्षक होते हैं। इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इस चार्ट का आप ध्यान से चार्ट को कॉपी में नोट कर लेंगे। इस चार्ट के आधार पर हम जो है तो क्वांटम संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। मिटाते हैं हम इसको। अब देखिए, इसके बाद हम जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे नॉर्मल तो ऐसा पूछ लिया जाता है, यदि n बराबर 3 हो या कुछ भी हो तो l व m के कितने मान संभव हैं। ठीक है, यदि n बराबर 3 है, l बराबर क्या क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ। यदि n बराबर 3 है तब l बराबर क्या होगा, 3 है, यानी 3 मान होंगे l के कितने मान होंगे, 3 मान होंगे, लेकिन 0 सहित पहला मान 0 0 1 और 2, 3 मान हो गए। ठीक है, तो n बराबर 3 है तो l बराबर 0 1 2, 3 मान होंगे। m का मान जो है, m का मान मैं बता चुका हूं कि -l से लेकर के +l तक होता है। और अंतिम मान को देखते हैं, l का अंतिम मान क्या है, 2 है, m का मान -2 के बाद -1 0 +1 और +2। इस प्रकार से m के जो है ये 5 मान होते हैं, 2 2 4 1 5। ठीक है, तो n बराबर 3 है तो n l और m के ये मान होते हैं। इसके बाद इसी तरह से और भी प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दूसरे प्रकार का ये पूछा जाता है कि यदि n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर +1 तथा s बराबर -1/2 हो, तब वह कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसे भी आप हल कर सकते हैं। n बराबर 3 जो कि कोष को व्यक्त करता है, अर्थात कोष का कौन सा है, तीसरा कोष है। l बराबर 2 ये उपकोष को व्यक्त करता है। देखिए, इसका ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि यदि l का मान, ये l के मान है, यदि l का मान 0 है माने s उपकोष, l का मान 1 है माने p उपकोष, l का मान 2 है माने d उपकोष, और l का मान l का मान 3 है माने f उपकोष। तो इस प्रकार से l के जो मान हैं, यदि 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f। तो यहाँ पे l बराबर कितना है, 2 है। 2 है माने कौन सा उपकोष है, वो d उपकोष है। इधर लिखते हैं d, यानी 3D कक्ष, 3D हो गया। अब m = +1 दिया है। ठीक है, +1 ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसे याद करने के लिए +1 है। अब देखेंगे, यदि l बराबर 2 है तो m के कितने मान संभव होते हैं। l बराबर यदि 2 हमको दिया है तो इसमें जो m के मान हैं ये 5 मान होंगे, -2 -1 0 +1 और +2, ये 5 मान होंगे। 5 मानों में ये इस प्रकार से ये पहले कोष के लिए -2 के लिए -1, इसके लिए 0 +1 +2। अब देखिए, इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि -2 दिया है,
हमने बताया था किसी भी कक्षक में ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, उसके लिए मान +1/2, सेकंड के लिए मान -1/2 होता है। तो ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है -1 में सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर इसके लिए तो +1/2 होता, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड की बात की जा रही है तो इसके लिए -1/2 होगा। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं, हुंड के नियम से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बात की जा रही एस इलेक्ट्रॉन की, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके लिए मान होगा -1/2, ठीक है ना। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहला जाएगा, 1 2 3 4 5 के बाद छठवां और सातवां, ये सातवां इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 3d7 होगा। हम इसको लिखते हैं 3d7। यदि ऐसा मान दे दिया जाए तो इसको इस प्रकार से हल करते हैं, और प्रश्नों को देखते हैं ऐसे ही। देखिए सिंपल, जैसे आपको कहा गया 3p6, या कि यदि n बराबर 2 है और l बराबर 1 है, m बराबर +1 है और s बराबर +1/2 है, तब वह कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, तब वह कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए n बराबर 2 है, यानी कोष कौन सा है, दूसरा है 2, ठीक है। l बराबर 1 है, माने उपकोष कौन सा है, p है। अब p में 3 रहते हैं, यदि l की वैल्यू 1 है तो m बराबर m के 3 मान होते हैं, कौन कौन से, -1 0 और +1, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपना किस में, +1 वाले में है, इलेक्ट्रॉन किस में, +1 वाले में, यहाँ पर है 1 2 3, ठीक है। इस कक्षक की बात की जा रही है हमसे, और चक्रण स्पिन इससे किधर है, +1/2, पहला ही इलेक्ट्रॉन है ये, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 वैल्यू होती है, यानी ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये कहलाएगा 2p3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस प्रकार से लगाते हैं ऐसे सवालों को, इसे कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद एक तो ऐसे पूछ लिया जाता है 3p, या कुछ भी 3p4 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं, 3p4 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। 3p4 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए, ठीक है। तो इसके लिए कैसे लगाएंगे, 3 पहले दे दिया जो कोष को व्यक्त करता है, n बराबर 3, p उपकोष माने l बराबर कितना, p के लिए l का मान कितना होता है, 1 होता है, l बराबर 1, ठीक है। m बराबर, अब देखिए चौथे इलेक्ट्रॉन की बात पूछ रहा है, m बराबर क्या हो जाएगा, मैं आपको बताया हूँ, l बराबर 1 है तो m के 3 मान होते हैं, m के 3 मान होते हैं, -1 0 और +1, ठीक है। ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, चौथा किस में रहेगा, 1 2 3 और ये 4, यहाँ आकर पेयरिंग होगी, जोड़ा बनेगा, अर्थात इस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है हमसे, ठीक है। तो m बराबर क्या होगा, -1 होगा, इसमें हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन, m बराबर -1। s बराबर, इसका जो चक्रण है वो किधर है, स्पिन किधर है, स्पिन है इसकी जो है ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, यानी -1/2, s इक्वल टू क्या, -1/2, इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, और s इक्वल टू -1/2। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसके बाद इसे कॉपी में नोट कर लेंगे इन प्रश्नों को। एक मैं अंतिम प्रश्न पूछता हूं, देखिए यदि आपसे कहा गया 2s2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए, ठीक है। 2 है यानी n बराबर 2, ठीक है। l बराबर s उपकोष है, s उपकोष के l का मान कितना होता है, 0 होता है। m बराबर
अब देखिए यदि L का मान 0 है तो ध्यान रखिएगा M बराबर भी 0 ही होगा, क्योंकि -L से +L तो सब 0, M बराबर 0। ठीक है, S बराबर, S में स्पिन होती है, ये S में दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, S में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें हमसे सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात पूछी जा रही है। सेकंड इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, अर्थात S बराबर होगा -1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है तो क्वांटम संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।